नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पे एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपने पढ़ते आ रहे हैं गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश के अंदर अब पढ़ने जा रहे हैं रजिया सुल्तान को। ठीक है, रजिया सुल्तान का जो समय काल है दोस्तों, वो 1236 से 1240 के मध्य रहा है। रजिया सुल्तान की बात करें तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश, जो दिल्ली का वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता था, इल्तुतमिश की बेटी है। ठीक है, तो रजिया सुल्तान पे अपने बात करते हैं। रजिया दिल्ली की प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला शासिका थी। ठीक है दोस्तों, ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि परीक्षा में काफ़ी बार इस पे प्रश्न पूछा गया है कि दिल्ली की एकमात्र प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी, तो वो थी रजिया सुल्तान। ठीक है, अब दोस्तों इल्तुतमिश उसके पिताजी थे रजिया के। उन्होंने क्या किया, ग्वालियर पर विजय हासिल की थी, और जैसे उन्होंने विजय हासिल की तो रजिया सुल्तान को वहाँ का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। कहाँ का? ग्वालियर का। ठीक है, अब जैसे रजिया सुल्तान को वहाँ का उत्तराधिकारी घोषित किया तो उसके भाइयों और तुर्क अमीरों ने उसके विरुद्ध संघर्ष कर दिया। ठीक है, और इस कारण रजिया सुल्तान मात्र 3 साल तक ही शासन कर पाई। ठीक है, अब दोस्तों ये देखो, जैसे रजिया सुल्तान ने वहाँ की पदवी हासिल की ग्वालियर की, तो उसके भाइयों को उससे जलस हुई और उन्होंने तुर्की अमीरों के साथ मिलकर रजिया के खिलाफ युद्ध संग्राम शुरू कर दिया। इस कारण वो मात्र 3 वर्ष के लिए ही शासन कर पाई। ठीक है, अब दिल्ली में सुल्तान की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर रजिया ने भी एक चाल, एक स्कीम कह सकते हैं, वो अपनाई थी। ठीक है, अब उसने लाल वस्त्र क्यों पहने थे, इसके बारे में आपको थोड़ा सा एक बार फिर समझा देता हूँ। मैंने पहले भी इल्तुतमिश जब पढ़ाया था उसके बारे में, लाल वस्त्र के बारे में बताया था। लाल वस्त्र दोस्तों इल्तुतमिश के शासनकाल की एक कार्य प्रणाली थी जिसको न्याय व्यवस्था के रूप में जाना गया है। अब लाल वस्त्र रजिया ने क्यों पहना? लाल वस्त्र इसलिए पहना जाता था कि उस समय कोई भी व्यक्ति अपनी न्याय की मांग करता था तो उसे इल्तुतमिश के दरबार के अंदर लाल वस्त्र पहन कर ही न्याय की पुकार लगानी पड़ती थी। अब जैसे ही रजिया सुल्तान ने लाल वस्त्र पहना तो वहाँ की जनता को ये भनक लग गई कि रजिया सुल्तान हमारे से न्याय की मांग कर रही है। ठीक है, तो इल्तुतमिश के समय में न्याय की मांग के लिए जो लाल वस्त्र पहने जाते थे ना, और इल्तुतमिश का जो कार्य प्रणाली के अंदर जो न्याय की व्यवस्था की गई थी उसमें क्या बताया हुआ है कि उसमें जब इल्तुतमिश के जो राज दरबार था उसके बाहर ना 2 सिंहों यानी शेरों की मूर्तियां थी और उनके गले में मतलब घंटियां लटकाई हुई थी। जैसे ही कोई न्याय की पुकार करता या न्याय के लिए वहाँ आता तो उन घंटियों को बजाता, और जैसे वो घंटियों की आवाज़ अंदर सुनाई देती तो वहाँ के जो शासक थे या वहाँ के दरबारी थे उनके द्वारा वो अनुमान लगाया जाता था कि बाहर कोई खड़ा न्याय के लिए अपनी मांग गुहार लगा रहा है, और उसकी वो न्याय की व्यवस्था को पूर्ण किया जाता था, मतलब उसको न्याय दिलाया जाता था। उस घंटियों के अनुरूप उनको एक संकेत मिलता था। ठीक है, वैसे ही रजिया ने अपने समय में, ठीक है, उस समय दिल्ली पे कोई सुल्तान नहीं था, उस समय उसने लाल वस्त्र पहन लिया और न्याय की मांग का प्रतीक जिसको लाल वस्त्र कहा गया। और उस समय दोस्तों देखो, दिल्ली के अंदर नमाज के कोई अवसर था बहुत बड़ा, उसमें जनता के सम्मुख उपस्थित हुई थी कौन? रजिया सुल्तान, और उसने अपने जो भी समस्याएं थी उनके सामने रख दी थी। उसने बताया था कि दिल्ली के ऊपर जो शाही तुर्कान है ना, उसका अत्याचार काफ़ी फैल चुका था और राज्य में उसने अव्यवस्था फैला रखी थी। किसने? शाही तुर्कान ने। ठीक है, अब रजिया सुल्तान ने यही एक आश्वासन दिया कि मैं शासक बनकर शांति एवं सुव्यवस्था स्थापित करूंगी। ठीक है, इसलिए आप मुझे दिल्ली सल्तनत पे शासक के रूप में ग्रहण करो। ठीक है, जैसे ही रजिया ने उनको ये गुहार लगाई, ये विनती की, तो तुर्क अमीरों ने और आम जनमानस उसकी उस गुहार से प्रभावित हुए रजिया की, और उसका साथ दिया, और क्रुद्ध जनता ने भी राजमहल पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, जैसे ही रजिया ने उनसे रिक्वेस्ट की भी आप मेरे को इस गद्दी पे बिठाओ तो मैं आपके सारी व्यवस्थाएं एकदम सुदृढ़ और सुव्यवस्थित कर दूंगी। इसी कारण उन्होंने उनका साथ दिया राज्य में। ठीक है, अब जैसे साथ दिया तो जनता तो भड़क गई, और जनता जैसे भड़की तो जनता ने खुद ने राजमहल पर आक्रमण कर दिया जहाँ शाह तुर्कान का राज था।
और जैसे शाह तुर्कान को गिरफ्तार किया तो उसी समय रजिया को सुल्तान घोषित कर दिया गया। ठीक है, अब शाह तुर्कान को कैद कर लिया वहीं की जनता ने। ठीक है, और अब जैसे शाह तुर्कान को कैद किया ना, तो रजिया के एक भाई था फिरोज शाह, ठीक है, उसको पता चला भी शाह तुर्कान को तो कैद कर लिया, तो उसी भय से वो भी भागकर वहाँ आया, हाँ दिल्ली आया। जैसे वो दिल्ली पहुँचा तो उसे भी कैद कर लिया गया, रजिया के भाई को भी, क्योंकि ये भी रजिया के खिलाफ था फिरोज शाह। ठीक है, और उसकी हत्या कर दी। अब दोस्तों रजिया ने जो गुहार की, उस गुहार की मतलब उस गुहार पे वहीं की जनता ने एक संग्राम शुरू किया और संग्राम के अंदर उसके खुद के भाई की हत्या कर दी। ठीक है, अब 1236 में सुल्तान का पद प्रतिष्ठित होगी कौन, रजिया। 1236 में वो सुल्तान बनी। और रजिया ने दोस्तों जैसे वो सुल्तान बनी तो उसने पर्दा प्रथा त्याग दी। ठीक है, जो उनके मुस्लिम व्यवस्था के अनुरूप जो आती है, प्रथाएं आती है, उसका उसने एकदम त्याग कर दिया और वो सीधे सादे वस्त्रों में रहने लगी, जिस तरह कोई एक शासक अपने दरबार के अंदर रहता है। ठीक है, वह पुरुषों के समान कुबा यानी कोट और कुला यानी टोपी पहनकर राज दरबार में बैठती थी और अपने शासन के कार्य को संभालती थी। ठीक है, इस प्रकार उसने संपूर्ण व्यवस्थाएं को सुदृढ़ करने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ उसकी पूर्णतः नहीं हो पाई, वो भी अपने कारण आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अब जैसे दोस्तों उसने राज दरबार पर अपना प्रतिष्ठित स्थापित किया, उसके अनुरूप वहाँ का एक वजीर था जिसका नाम निज़ाम उल मुल्क जुनैदी था। उसने क्या किया कि राज्यारोहण यानी इसके रजिया के खिलाफ विरोध किया। ठीक है, और उसने अमीरों का साथ दिया। किसने, इसने, वजीर ने, निज़ाम उल मुल्क जुनैदी ने अमीरों का साथ देकर और रजिया के खिलाफ एक विद्रोह का समर्थन कर दिया। ठीक है, रजिया के खिलाफ एक विद्रोह प्रकट कर दिया। ठीक है, तो तुर्क अमीरों ने उस पर एक नारी सुलभशील का भी त्याग करने और याकूत खान नामक अबिसीनियाई अमीर पर अत्यधिक मेहरबान होने का आरोप लगाया। दोस्तों ये जो लाइन है इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि वहाँ के जो तुर्क अमीर थे ना, उन्होंने इसकी बात मानकर, किसकी, वजीर निज़ाम की, ठीक है, इसका कहना मानकर रजिया के खिलाफ मतलब नारी सुलभशील का त्याग, ठीक है, जो नारी मुस्लिम सत्ता के अंदर जो नारी का एक पहनावा होता था उसका उसने त्याग किया था। किसने, रजिया ने। तो उसका उन्होंने फ़ायदा उठा लिया कि ये अपने जो मुस्लिम सत्ता के अंदर जो प्रथाएं चलती आ रही ना उसकी खिलाफत कर रही है, ऐसा कुछ बोलकर उन्होंने जनता को भी रजिया के खिलाफ कर दिया। और दूसरा ये भी उस पर इल्ज़ाम लगाया गया कि ये याकूत खां था ना, याकूत खां रजिया के शासन में एक अस्तबल का प्रमुख था। ये उसको रजिया ने उपाधि दी थी अमीर ए आखूर की। ठीक है, किसको दी थी, याकूत खां को। अब जैसे रजिया सुल्तान घोड़े पे बैठती थी तो कहा जाता है कि ये याकूत खां था, ये अपने हाथ रजिया के हाथ में पकड़कर ही घोड़े पे बिठाया करता था। इस कारण भी तुर्क अमीरों ने इसके खिलाफ ये थोड़ी चाल चली कि रजिया का जो करैक्टर है वो करैक्टर लेस है। ठीक है, ऐसा कुछ जनता के अंदर इन्होंने विद्रोह स्थापित किया और ऐसी भावनाएं प्रकट कर दी कि रजिया के खिलाफ कर दिया सारी जनता को दिल्ली की। इस कारण जनता भड़क उठी और रजिया के खिलाफ होगी भी, हम जिस शासन के अधीन कार्यरत हैं वो मतलब शासक ऐसा कुछ कर रहा है तो उचित नहीं समझा जा रहा था उस समय। तो वहीं की जनता रजिया के खिलाफ हो उठी थी। अब जैसे ही रजिया के खिलाफ ये आरोप लगाए तो लाहौर और सरहिंद में विद्रोह भड़क उठा। ठीक है, जैसे ही ये विद्रोह उठा तो रजिया ने सेना के साथ मिलकर लाहौर पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, अब वो तो लाहौर पर आक्रमण करने चलेगी। और जब वह सरहिंद की ओर बढ़ रही थी तो उसी समय उसके खेमे यानी उसके राज दरबार में एक विद्रोह और भड़क उठा, यानी दोनों तरफ विद्रोह खड़ा हो गया। अब रजिया बीच में फंस गई। और जैसे रजिया बीच में फंसी तो याकूत खां जो उसका प्रमुख अस्तबल का प्रमुख शासक था, यानी याकूत खां रजिया के समय एक अच्छा मतलब दरबारी कह सकते हैं, अच्छा सैनिक कह सकते हैं, उसकी हत्या कर दी। ठीक है, और रजिया को तबरहिंद बठिंडा में बंदी बना लिया गया। ठीक है, अब दोस्तों जैसे इसको बंदी बनाया ना
तो ये जो सरदार अल्तूनिया था इसने इसको बंदी बनाया था, किसको, रजिया को। और अल्तूनिया भी रजिया को क्यों बंदी बनाया था, इसका भी एक कारण था। अल्तूनिया को एक लालच दिया गया था कि आप यदि रजिया को मार दो या उसको भगा दो तो दिल्ली का आधा राज आपको सौंप दिया जाएगा। अल्तूनिया ने इस लालच के अंदर आकर रजिया के खिलाफ युद्ध किया और उसको कैद कर लिया। कहाँ कैद कर लिया था, तबर हिंद बठिंडा के अंदर बंदी बना लिया अल्तूनिया। अब जब ये कार्य इसने किया अल्तूनिया ने, तो जो ये था इसका भाई रजिया का, कौन था, फिरोज शाह। फिरोज शाह ने क्या किया कि इसके खिलाफ भी जनता को भड़का दिया, किसके, अल्तूनिया के। अब अल्तूनिया भी दोनों तरफ से अलग हो चुका था, इधर तो जनता उसके खिलाफ थी, इधर उसने रजिया को भी कैद कर लिया, दोनों तरफ ये फंस गया। तो इस मौके का फ़ायदा किसने उठाया, रजिया ने उठाया। रजिया ने अल्तूनिया को समझाया कि आप मुझे वापस मेरी गद्दी दिलवा दो और मैं वापस आपको अपने एक शासक के रूप में वहाँ पे स्थापित करवा दूंगी दिल्ली सल्तनत पर। और जैसे इसने लालच दिया तो रजिया ने उसके साथ क्या किया, विवाह कर लिया, किसके साथ, अल्तूनिया के साथ। अब विवाह करने के बाद फिर से एक उसने कोशिश की दिल्ली पर राज करने की रजिया ने, लेकिन दोस्तों वो असफल हो गई थी। ठीक है, कोई उसके मतलब प्रति कोई भी सहिष्णुता नहीं थी और लोगों की खिलाफत ही देखी जा रही थी उस समय रजिया के प्रति। ठीक है, और रजिया बहुत बहादुरी से लड़ी लेकिन पराजित हो गई थी और अंतिम बठिंडा की ओर वापस उसे लौटना पड़ा। जैसे वो बठिंडा की वापस लौट रही थी तो उसके पास नैगणिया सेना थी और ये अल्तूनिया भी साथ में था। कहा जाता है कि कैथल के पास, जो कैथल अभी वर्तमान हरियाणा के अंदर है, वहाँ जब ये पहुँचे थे तो कुछ विश्राम स्थली जगह पे बैठे थे, तो जैसे ये बैठे थे तो वहाँ के कुछ डाकुओं यानी डकैतों ने उनकी हत्या कर दी। तो 13 अक्टूबर 1240 को माना जाता है कि रजिया की हत्या कर दी गई। तो यहीं पे रजिया का पार्ट ख़त्म होता है। दोस्तों उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको पसंद आया है, तो यदि आपको अच्छा लगा तो ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन पे क्लिक का निशान दबाइएगा ताकि मैं आगामी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप अच्छी तरह इसका अध्ययन कर सकें। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।